हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एग्री क्रॉस। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में विच इज़ IBPS AFO प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी। आप सभी को पता है प्रीलिम्स दिसंबर में हुआ करता था, लेकिन इस बार एक छोटा सा चेंज है। ये एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं, नवंबर में है। तो अगर इस मंथ से देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ 3 मंथ्स हैं और इन 3 मंथ्स में हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए IBPS AFO के लिए, ताकि हम उससे एकदम अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकें। तो आइए हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू क्रैक IBPS AFO इन जस्ट 3 मंथ्स। जी हाँ, ये पॉसिबल है। इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे IBPS AFO के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो इस एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तीनों के 50-50 क्वेश्चंस आते हैं। बस इंग्लिश में एक छोटा सा चेंज होता है कि इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके हाफ मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए इंग्लिश में खास तौर पे बच्चों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अक्सर करके बच्चे रीजनिंग और क्वांट की कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं बट इंग्लिश में रह जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लिश में आपने जितने भी मार्क्स स्कोर किए होंगे उससे हाफ मार्क्स इंक्लूड होते हैं फाइनल कट ऑफ के लिए। इस पूरे पेपर को करने के लिए आपको मिलते हैं 2 घंटे विच इज़ 120 मिनट्स। सुनने में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो हमको पता चलता है कि टाइम इतनी जल्दी भाग रहा है। और वैसे भी अगर लास्ट 3 ईयर्स से कंपेयर किया जाए तो इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट इन तीनों सब्जेक्ट्स के लेवल IBPS AFO ने नीचे नहीं ऊपर की तरफ ही किए हैं। तो बेसिकली ये 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको स्टार्ट करना चाहिए सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप जब तक आप सिलेबस नहीं समझेंगे कि क्या सिलेबस इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, उसमें क्या चीज़ें हमें ओमिट करनी है, क्या चीज़ें एक्सक्लूड करनी है या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है, तब तक आप बेसिक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कॉम्प्रिहेंशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिसे हम अनरिड पैसेज भी कहते हैं। पैसेज में क्या होता है कि एक लंबा सा वो पैसेज दे देते हैं, उससे 4 से 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अगर आपने एक पैसेज अच्छे से पढ़ के सॉल्व कर लिया तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए। लेकिन कई चीज़ों में क्या होता है कि बच्चे वो पैसेज पढ़ने के चक्कर में इतना टाइम लगा देते हैं कि पूरा टाइम उनका पैसेज में ही चला जाता है और बाकी वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, हमें रीडिंग हैबिट डालनी है। उसके लिए हम डेली एडिटोरियल पढ़ सकते हैं या फिर कोई भी मैगजीन, न्यूज़पेपर, नॉवल, कुछ भी। बस आपको अपनी रीडिंग हैबिट सुधारनी होगी। और ग्रामर और वोकैब पे भी हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होगा। वोकैब पे इतना नहीं, लेकिन हाँ कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर पे आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद आती है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग में आपको पजल्स बहुत अच्छे से करने होंगे, क्योंकि 2 से 3 पजल्स आते ही आते हैं और एक पजल से 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट, ये पजल का ही एक सेक्शन आता है। सिलॉग्स से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये 3 टॉपिक्स तो आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा एक और टॉपिक होता है ब्लड रिलेशंस, वो भी आपको बहुत अच्छे से करना है। इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ये सब चीज़ें आपको कवर करनी ही करनी है। तीसरी हम बात करते हैं क्वांट के बारे में। क्वांट में सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज, इनसे सिंप्लीफिकेशन आएगा या तो अप्रोक्सीमेशन आएगा, या हर साल का उनका ऑल्टरनेट चलता है। किसी साल अगर सिंप्लीफिकेशन आया तो नेक्स्ट ईयर अप्रोक्सीमेशन दे देंगे, वरना किसी साल अप्रोक्सीमेशन आया तो वाइस वर्सा चलता रहता है। और नंबर सीरीज़ में क्या होता है, 2 टाइप की होती हैं। एक मिसिंग नंबर सीरीज़ होती है और एक इनकरेक्ट नंबर सीरीज़ होती है। तो ये दोनों चीज़ें कैसी हैं जो आती हैं। प्लस DI 2 से 3 आती है और हर DI 4 से 5 नंबर लेके ही जाती है। तो अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेंगे ना, तो आराम से आप 40 अबव नंबर पा सकते हैं आराम से। उसके बाद स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, आप बेसिक्स करिए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक और ऑनलाइन रिसोर्सेज, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, कोचिंग्स देते हैं, तो आप उन सब के में जा सकते हैं। प्लस मॉक टेस्ट की बात की जाए तो आप ये इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आपको ये करने ही करने हैं। मॉक टेस्ट जब तक आप नहीं देंगे आप अपनी लेवल नहीं जान पाएंगे। कॉन्सेप्ट्स आप डेली के डेली रिवाइज करते रहिए। अगर आप ये पहली बार दे रहे हैं प्रीलिम्स, तो आप फॉर्मूलाज को जितनी बार देखेंगे आपको उतनी बार वो याद होंगे। आपको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बस हर दिन उसको उठाकर देखिए, आपको वो याद हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर अगर आपने नहीं लगाए तो आपको एग्ज़ाम लेवल का आइडिया नहीं होगा। तो प्रीवियस लेवल क्वेश्चंस तो आपको ज़रूर से ज़रूर लगाए।
एक और फ़ायदा होता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का कि आपको एक ट्रेंड पता लग जाता है। जैसे मैंने कहा ना कि किसी साल आपके सिंप्लीफिकेशन आ गए, किसी साल अप्रॉक्सीमेशन आ गए, तो आपको एक आइडिया हो जाता है माइंड में कि हाँ ये कुछ चीज़ें हैं जो आ रही हैं लगातार, या ये कुछ चीज़ें हैं जो कि फॉलो करती हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, DI, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आती ही आती हैं एग्ज़ाम में। तो अच्छा ये होगा ना कि आप सारी चीज़ों पे फोकस ना करके सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करें जो आती ही आती हैं, ताकि आप नंबर गेन कर पाएँ। क्योंकि अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम सारे बेसिक्स से लेके सब चीज़ें बहुत अच्छे से कर लें। अभी हमारे पास सिर्फ 3 मंथ्स हैं और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ उन 3 महीनों की है जिसमें आप ये सोच पाएँ कि हमें क्या क्या करना है और कितने अच्छे से करना है, ताकि हम उस कम समय में भी अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर अपनी सीट एटलीस्ट मेंस के लिए सिक्योर कर पाएँ। फिर आते हैं कुछ जनरल टिप्स। पहली बात, टाइम मैनेजमेंट। आप जब भी खुद से भी मॉक्स दे रहे हैं, या अगर आप किसी कोई सेक्शनल मॉक अगर आप ले रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी एग्री कोचिंग्स हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं जो कि हमें मॉक्स वगैरह देते हैं, तो आप उनके मॉक्स ले सकते हैं। उसमें तो आपको टाइम एक एलोकेटेड मिल जाएगा, बट अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी मैं ये कहूँगी कि आप हर चीज़ के लिए टाइम एलोकेट करें, और अलग अलग सेक्शंस को जब आप सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी टाइम के एलोकेशन के साथ ही रखें। अगर आप टाइम एलोकेट करेंगे तो आपको जब आप फाइनल एग्जाम देने जाएंगे तो आपके माइंड में उतना ग्लिच नहीं आएगा, उतना हौच पौच नहीं होगा कि अरे टाइम निकला जा रहा है। आपको एक आइडिया होगा कि मैं इतने टाइम पे इतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। देन फोकस ऑन एक्यूरेसी। आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप जितने कर रहे हैं अटेम्प्ट, उतने आप सही कर रहे हो। देखो 2-3 तो सबके गलत होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जैसे कि इंग्लिश में बच्चे करते हैं कि ठीक है रीजनिंग मैथ्स में तो तुक्के आप इतने जल्दी नहीं मार पाएंगे, लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं इंग्लिश में, जब वो देखते हैं कि टाइम कम है और हमारे इतने क्वेश्चंस लेफ्ट हैं, तो वो जय माता दी वाली चीज़ लगा के बस अटेम्प्ट करते चले जाते हैं। एक्यूरेसी नहीं देखते कि अगर हमारे इतने गलत हो गए तो इतने, वो लोग सोचते हैं कि अरे 4 गलत पे 1 सही, क्योंकि हाफ मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं ना इंग्लिश में। तो आपने अगर 50 अटेम्प्ट किए हैं तो उसके भी आपको 25 ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। तो इसलिए आपको एक्यूरेसी पे बहुत फोकस करना है, अंधाधुंध अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको ये सोचना है, गेस वर्क बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि हम जितने अटेम्प्ट कर रहे हैं मेरे वो सही जाए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग बहुत बुरी चीज़ है, इससे हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो एक्यूरेसी एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है, इसको ज़रूर ध्यान में रखें, ज़रूर। सेकेंड है हेल्थ एंड वेलबींग। जब आप हेल्दी रहेंगे तो आप फोकस कर पाएंगे। होता है ना, हम रात भर जग के पढ़ रहे हैं और वो इतना हमने पढ़ लिया कि हम 2 दिन तक पढ़ ही नहीं पा रहे, हम सो ही रहे। तो अवॉइड दिस थिंग। आप अपने प्रिपरेशन के दौरान प्रोडक्टिव रहिए और फोकस्ड रहिए। अवॉइड करें आप जो वो चीज़ें जो आपको डाउन करती हैं, या जो चीज़ें आपको टेंशन देती हैं दिमाग में। आप सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपके लिए यही है कि आप स्ट्रेस फ्री होकर तैयारी करें, हैप्पी होकर तैयारी करें। बिल्कुल ये सोचें कि इस बार तो मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। आपका जो सब्जेक्ट वीक है आप उस पर फोकस करें, और देखिएगा ये एग्ज़ाम आप कितने आसानी से निकालेंगे 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी के साथ। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जुड़े रहिए एग्री एग्रॉस के साथ। थैंक यू।